नमस्कार दोस्तों, दिस इज माई न्यू यूट्यूब चैनल. Kindly subscribe the channel, hit the bell icon and also like the video. It will motivate me to bring such new informative videos. आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स वाइसरॉयज ऑफ इंडिया. तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. जो ये मैंने क्वेश्चंस लाए हैं ये सभी के सभी मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उससे निकाल कर ये क्वेश्चन लिखे हैं मैंने सभी के सभी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल. तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था हमारा रॉबर्ट क्लाइव. ये जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में तब बना था, और एक बार ये बना था जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में. उसके बाद में 64 के टाइम पे हालांकि वेनिस्टर था गवर्नर ऑफ बंगाल, लेकिन उसके टाइम में ट्रीटी ऑफ जब इलाहाबाद हुई उस टाइम पे फिर से इसको बना दिया गवर्नर ऑफ बंगाल. तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल से होते थे, फिर उसके बाद में न्यू पोस्ट जनरेट हुई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की. तो जो फर्स्ट हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1773. और ये कब से स्टार्ट हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट हमारा पास हुआ 1773 में. उसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट स्टार्ट होगी. तो हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वैरेन हेस्टिंग, जो कि 1772 से लेकर 1785 तक रहा. इसी ने ही जो हमारा ड्यूअल सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का उसको खत्म कर दिया था. कौन सा एक्ट पास करके? रेगुलेटिंग एक्ट 1773. इसी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ. कहां पर? कलकत्ता में. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इसी के टाइम पे ही बनी थी. और आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन था फाउंडर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो थी और ट्रीटी ये भी इसी के टाइम पर ही हुई थी और खत्म हुई थी ट्रीटी ऑफ सलावाई करके. फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो भगवत गीता की हुई थी वो भी इसी के टाइम पर हुई थी. आपने बताना है कि किसने की थी इंग्लिश ट्रांसलेशन, किसकी? भगवत गीता की. ये अकेला हमारा गवर्नर जनरल था जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट हुई थी. इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि जब हम निकालते हैं प्रॉपर कार्रवाई करके किसी को. तो ये हमारा पहला और अकेला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको हमने इम्पीचमेंट के थ्रू इसे निकाला था. किस गवर्नर जनरल को हम बोल सकते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? तो जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया है वो है कॉर्नवालिस. ये रहे थे 1786 से लेकर 1793 तक. इनके टाइम इन्होंने ही परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किया था और सिविल सर्विसेज इनके टाइम पर आई थी. तो अगर कोई तुमसे पूछे या आपसे पूछे कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किसके टाइम पर हुई थी, तो आपने कहना है कॉर्नवालिस के टाइम पर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल हुई थी. इससे पहले जो पोस्टें थी वो थी गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि रॉबर्ट क्लाइव थे फर्स्ट. फिर उसके बाद में पोस्ट आई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो बने हमारे वैरेन हेस्टिंग. और इसके बाद में अब जो पोस्ट आई थी वो आई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक. और यही हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे. और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने ये किसके थ्रू बने? चार्टर एक्ट पास हुआ था 1833 में, जिसने पोस्ट हटा दी थी किसकी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, और उसकी जगह नई पोस्ट आ गई थी गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. और इसी को ही हम बोलते थे सेंट हेलेना एक्ट. सेंट हेलेना एक्ट किसको बोलते थे? जिसके थ्रू हमने क्या किया कि जो हमारी ये पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उसको हटा के किसकी पोस्ट बना दी? गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. यही एक ऐसे हमारे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती किया था. मतलब सती को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी इन 1829 में. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे विलियम बेंटिक. तो अब होता क्या है कि 1857 का रिवोल्ट होता है, तो उसके बाद से जो 1858 में
जो वाइसराय के जो ये गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है वो हटा दी जाती है, उसकी जगह बन जाती है वाइसराय की पोस्ट। तो जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और यही हमारे बनते हैं फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी। तो हम कह सकते हैं कि 1858 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि फर्स्ट हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं के ही टाइम पर बहुत सारी चीजें भी होती हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसके टाइम पे पास होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 भी इसके टाइम पे पास होता है। यानी कि इसके बाद से जो हमारे इंडियंस हैं वो भी सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन सिविल सर्विसेज होती थी जिसमें सिर्फ अंग्रेज ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी पास होता है 1861, और इंडियन पीनल कोड भी स्टार्ट होता है 1862। रिवोल्ट ऑफ 1857 इनके टाइम पे ही होता है, और ये क्या करते हैं, विड्रू कर देते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और आप लोगों को पता होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो ये स्टार्ट किया था हमारे लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी जो थे ये हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे 1848 से लेके 1856 तक। इनके टाइम पर क्या क्या होता है कि ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि जिस राजा या रानी की अपनी संतान नहीं होती थी, अपना बेटा या बेटी नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे कि उस जगह को अपने एरिया में कवर कर लेते थे। उसके बाद में ये चार्ल्स वुड डिस्पैच भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ये ऐसा कमीशन था जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था। पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इनके टाइम पर आता है 1854। फर्स्ट रेलवे लाइन जो कनेक्ट करती थी बॉम्बे से थाने तक वो इनके टाइम पे ही स्टार्ट होती है। विडो री मैरिज एक्ट भी यही पास करते हैं। और मैं आप लोगों को बताता हूँ लॉर्ड डलहौजी थे जो सबसे ज्यादा है, इनको फादर्स की वो पदवी मिली थी सॉरी। तो फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ भी यही बने, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी यही बने, फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम भी यही बने, फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी इन्हीं को ही इसकी पदवी मिली थी। अब अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जो गवर्नर जनरल बने वो थे माउंट बेटन, और यही हम ऐसे वो थे गवर्नर जनरल जो कि लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी थे। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे माउंट बेटन, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी फ्री इंडिया, देश से आजाद होने के बाद में जो थे वो भी थे माउंट बेटन। इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि जो इंडियन थे, जो हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे वो थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि गवर्नर जनरल से रिलेटेड है, जैसे कि फर्स्ट टाइम जो सेंसस हमारे देश में हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मायो के टाइम पर। तो लॉर्ड मायो के टाइम में 1872 में फर्स्ट टाइम सेंसस स्टार्ट की थी। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुई थी पर इन्होंने स्टार्ट जरूर की थी। जो फर्स्ट टाइम पर रेगुलर सेंसस स्टार्ट की गई थी वो की थी लॉर्ड रिपन के टाइम पर 1881 में, और वो किसने की थी, वो की थी WC प्लाउडर ने। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1885 में, लेकिन उस टाइम पर कौन थे गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड डफरिन थे। ये भी याद है, ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड, तो लॉर्ड डफरिन, और ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1885। अब हमारे देश में एक ऐसे भी गवर्नर जनरल थे जो कि जिनका मर्डर हुआ था। इसके अलावा और कोई भी गवर्नर जनरल नहीं था जिनका मर्डर हुआ था, तो वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो। 1869 से लेकर 72 तक रहे। हालांकि ये पीरियड कोई नहीं पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, पर ये जरूर पूछ सकता है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनका मर्डर हुआ था या असैसिनेटेड हुए थे, तो वो थे लॉर्ड मायो। इनका मर्डर किसने किया था, शेर अली अफरीदी ने।
लॉर्ड रिपन, ये भी एक इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल रहे हैं हमारे देश के। इन्होंने इनको कहते थे फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है पंचायती राज। तो हमारे देश में पंचायती राज जो स्टार्ट की है वो किया था लॉर्ड रिपन ने। इनके टाइम पे इल्वर्ट बिल भी आता है। इल्वर्ट बिल का मतलब होता है कि जिसमें हमारे देश के जो इंडियंस हैं वो भी जज बन के सजा सुना सकते थे अंग्रेजों को, अगर कुछ अंग्रेज भी गलत करते। पर हालांकि ये इल्वर्ट बिल ज्यादा देर तक नहीं रहा, ये जल्द ही इसको क्वैश कर दिया गया। फिर आया हंटर कमीशन, भी इन्हीं के टाइम पर ही आया था। और अगले जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल रहे हैं वो है लॉर्ड हार्डिंगे। इनके टाइम पर हुआ क्या था कि जो हमारे देश की पहले कैपिटल थी कलकत्ता, फिर कलकत्ता से हटाकर देश की कैपिटल क्या कर दी थी, दिल्ली कर दी गई थी लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पर। फिर आती है बारी लॉर्ड कैम्सफोर्ड की। लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पर होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी और रॉलेट एक्ट भी इनके टाइम पे ही पास हुआ था लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पर। यही थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने देखा है कि 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रिपीट हुए हैं। तो ये आप सबने लर्न करने हैं और बार बार रिवाइज करने हैं। थैंक यू सो मच।